एक बार की बात है, राजीव नगर में रात का समय था। एक एम्बुलेंस जोर जोर से सायरन बजाते हुए जा रही थी। तभी एम्बुलेंस के आगे एक गाड़ी चलने लगती है। एम्बुलेंस सायरन बजा रही होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। गाड़ी के अंदर बैठा राजन सुरेश से बोलता है, अरे यार सुरेश, दे देना इस एम्बुलेंस को रास्ता। कब से दिमाग खा रही है सायरन बजा बजा कर। अब तो नशा भी उतरने लगा है इसका सायरन सुन सुनकर। चुप करो राजन, देखो ना कितना मजा आ रहा है। बजाने दो उसे और जोर जोर से। सुरेश की बात सुनकर राजन चुप हो जाता है, लेकिन तभी एम्बुलेंस उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलती है और रुक जाती है। सुरेश को भी एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है। देखो देखो, बहुत दया आ रही थी तुझे एम्बुलेंस वाले पर। देखो कितना बदमाश है। अभी हम ब्रेक नहीं मारते तो ठुक जाते। रुको, मैं अभी मजा चखाता हूँ इसे। हाँ, ऐसा कहकर सुरेश अपनी गाड़ी से निकलता है और एम्बुलेंस के पास जाता है। एम्बुलेंस के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। खिड़कियों पर काले रंग का ग्लास चढ़ा हुआ था। सुरेश एम्बुलेंस की खिड़की को जोर जोर से खटखटाता है और बोलता है, बाहर निकल जरा, मजा चखाता हूँ तुझे अभी। बहुत साइड मार कर चला रहा है, बाहर निकल। अबे मैं क्या पागल हूँ क्या? बाहर निकलता है या नहीं? नहीं तो अभी तुझे और तेरी एम्बुलेंस दोनों को जला दूंगा। निकल बाहर। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और एम्बुलेंस में से दो कंकाल बाहर निकलते हैं। दोनों कंकाल सुरेश को उठाते हैं और एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं। ये सब राजन सुरेश की गाड़ी में बैठा हुआ देख रहा होता है। ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो कंकाल है, लेकिन कंकाल एम्बुलेंस कैसे चला सकते हैं? राजन बहुत घबरा जाता है और गाड़ी में से निकलकर भागने लगता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाता है। मुझे मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, वो खूनी एम्बुलेंस मार डालेगी मुझे। राजन की बात सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है और पूछता है, खूनी एम्बुलेंस? क्या बात कर रहे हो? ये खूनी एम्बुलेंस क्या होता है? तभी इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ दूसरा पुलिस, जिसका नाम अनिल होता है, बोलता है, खूनी एम्बुलेंस। लगता है तेरी रात की चढ़ी अभी उतरी नहीं है। कुछ भी बोले जा रहा है? मतलब कुछ भी नहीं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ पुलिस जी। मैंने सचमुच अपनी आंखों से देखा कि दो कंकाल एम्बुलेंस से बाहर निकले और उन्होंने सुरेश को उठाकर गाड़ी में डाल लिया। इंस्पेक्टर राजन की बात सुनकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अनिल को कहते हैं, अनिल, न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अनिल। तुम इस लड़के पर नजर रखो और फिलहाल इसे घर वापस जाने दो। फिर सुरेश वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसी रात राजा और रानी नाम के पति पत्नी मोटरसाइकिल पर फिल्म देखकर आ रहे होते हैं। वहीं एम्बुलेंस बड़ी तेजी से उनके पास से गुजरती है। राजा और रानी गिरते गिरते बचते हैं। राजा गुस्से में चिल्लाता है, अबे पागल हो गया है क्या? ढंग से गाड़ी नहीं चलती है बे? अभी तो हमें मार डालता। राजा के चिल्लाते ही एम्बुलेंस रुक जाती है। ये देख रानी घबरा जाती है और बोलती है, अरे राजा, तुम चिल्लाए क्यों? देखो वो एम्बुलेंस रुक गई, पता नहीं उसमें कैसे लोग हों। चलो चले यहाँ से। रानी की बात सुनकर राजा गुस्से में बोलता है, तुम घबराओ मत रानी, मैं किसी गुंडे वुंडे से नहीं डरता। आने तो देखता हूँ कौन है। गलत गाड़ी वो चला रहे हैं, हम नहीं। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और उसमें से दो कंकाल बाहर आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर राजा और रानी घबरा जाते हैं। कंकाल एम्बुलेंस में, जिंदा कंकाल, ये सब क्या हो रहा है? कंकाल हंसते हुए राजा और रानी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर राजा बोलता है, रानी, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये शैतानी कंकाल लगते हैं, ये हमें मार डालेंगे। इससे पहले राजा और रानी वहाँ से भागते कंकाल उन दोनों को पकड़ लेते हैं और एक कंकाल, तुम दोनों ने हमें रोका है और अब यहाँ से जा रहे हो।
ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर कंकाल राजा का सर उसके धड़ से अलग कर उसका खून पीने लगता है। ये देख रानी जोर जोर से रोने लगती है। नहीं 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 मत मारो मेरे पति को, छोड़ दो उन्हें, मत मारो। लेकिन कंकाल रानी को भी मारकर उसका खून पी जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह पुलिस को राजा और रानी की लाश मिलती है। दोनों की लाश देखकर इंस्पेक्टर अनिल से बोलते हैं, हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लाश नहीं देखी। किसी ने कितनी बेरहमी से मारा है इन दोनों को। सही कह रहे हो आप सर, लेकिन किसने इन्हें मारा होगा? फिर पुलिस राजा और रानी के घर वालों को उनकी लाशें दे देती है। उसी रात इंस्पेक्टर और अनिल शहर का दौरा कर रहे होते हैं। तभी वो खूनी एम्बुलेंस उनकी गाड़ी से गुजरती है। इंस्पेक्टर, जो कि गाड़ी चला रहे होते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। अनिल और इंस्पेक्टर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक रोती हुई बुढ़िया दिखती है। ये देखकर इंस्पेक्टर और अनिल बुढ़िया के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात है? किसी ने कुछ किया क्या आपके साथ? बेटे, मेरे पोते को वो एम्बुलेंस उठाकर ले गई। बुढ़िया की बात सुनकर इंस्पेक्टर और अनिल दोनों हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, अम्मा, हमें आप पूरी बात बताओ। कौन सी एम्बुलेंस और क्या हुआ तुम्हारे साथ? पूरी बात खुलकर बताओ। इंस्पेक्टर के कहने पर बुढ़िया दोनों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताती है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर और अनिल दोनों हैरान रह जाते हैं। अनिल इंस्पेक्टर से बोलता है, सर, हो ना हो ये कोई शैतानी चक्कर लगता है। मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। अनिल, तुम भी कैसी बातें करते हो? भला आज के जमाने में भी कोई ऐसी बातें करता है? मुझे लगता है ये कोई गैंग है जो कि ऐसा कर रहा है। तुम एक काम करो, अम्मा को इनके घर छोड़कर आ जाओ, मैं देखता हूँ। फिर इंस्पेक्टर अनिल को अम्मा के पास छोड़कर एम्बुलेंस की तलाश में आगे जाते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद भी एम्बुलेंस का कुछ पता नहीं चलता। लगता है पुलिस को देखकर अनिल के शैतान छिप गए हैं। अनिल भी कैसी कॉमेडी करता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर की नजर एक हाईवे पर खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ती है। इंस्पेक्टर एम्बुलेंस के पास जाकर गाड़ी रोकता है और एम्बुलेंस के पास जाता है। एम्बुलेंस से कुछ खाने और चबाने की आवाजें आ रही होती है। ये इतनी रात को एम्बुलेंस में कौन खा रहा है? लगता है कहीं ये वही गैंग तो नहीं जो लोगों को मार रहा है। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर और जोर से बोलता है, कौन है एम्बुलेंस में? बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। बाहर आओ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर एम्बुलेंस में से खाने की आवाज बंद हो जाती है और दो कंकाल बाहर निकलते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमें गोली मारेगा? मार मार। हम तो पहले से ही मरे हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच के कंकाल हैं। इन पर तो गोलियों का भी असर नहीं होगा। लगता है आज मेरी मौत पक्की है। भगवान, भगवान कुछ करो। तभी वहाँ अनिल आ जाता है। उसके साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। आप चिंता मत करिए सर, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली है। अभी ये साधु बाबा मिल गए हैं। अब ये कंकाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साधु बाबा को देख कंकाल गुस्से में बोलते हैं, बूढ़े, तू यहाँ फिर से? अगर इस बार तूने हमें कुछ किया तो तेरी जान ले लेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये तुम्हें भी मालूम है। ना जाने किस शैतान ने तुम्हें आजाद करवा दिया मेरे जादू से, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर करते हैं। हाथ ऊपर करते ही उनके हाथों में शिव भगवान का त्रिशूल आ जाता है। त्रिशूल देखकर दोनों कंकाल डर जाते हैं। ये भगवान शिव का पवित्र त्रिशूल है, इससे तुम्हारी मौत पक्की है। आज तुम्हारे गुनाहों का इंसाफ यहीं हो जाएगा। ऐसा कहकर बाबा त्रिशूल दोनों कंकाल की तरफ कर देते हैं। त्रिशूल से रोशनी निकलती है और दोनों कंकाल को जलाने लगती है और थोड़ी ही देर में दोनों कंकाल जल। एक समय की बात है, शहर से 4 दोस्त अंजलि, कोमल, केशव और सुनील
छुट्टियां मनाने सुनील के गांव गए। गांव के बीच रास्ते में उन्हें भूख लगती है। सुनील, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। रात भी बहुत हो गई है, हमने दिन से कुछ खाया ही नहीं है। चलो, रास्ते में कोई अच्छा ढाबा दिखता है तो वहीं खाना खाने के लिए रुकते हैं। थोड़ी दूर रास्ते में सुनील को ढाबा दिखता है। वो चारों ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। अरे भैया, ढाबे वाले भैया। ढाबे के पास ही 3-4 लोग आग जलाकर बैठे होते हैं। उनमें से ढाबे वाला उठता है। क्या है गया भैया, किसे ढूंढा तो? भैया, कुछ खाने को मिलेगा? हम बहुत दूर से सफर कर रहे हैं और हम बहुत भूखे हैं। अरे भाई, आज तो कछु ना मिलेगा। क्यों? भैया, रात बहुत हो गई है और इस गांव में रात 12 बजे के बाद कोई चूल्हा नहीं जलाता और ना ही कोई घर से बाहर निकलता है। ये बात सुनकर चारों दोस्त हैरान हो जाते हैं। अरे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी रात को बाहर ना निकले? नहीं बाबू, यहाँ कोई 12 बजे के बाद बाहर नहीं जात। इधर जंगल में एक शैतानी भूतिया भेड़िया की आत्मा घूमत है। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, आपने कैसा वहम पाल रखा है। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। नहीं बेटा, हम सच बोलत हैं। 12 बजे के बाद जो कोई भी जंगल के रास्ते से जात है, उस भेड़िया की आत्मा उस आदमी को पकड़ लेत है। कोनो आदमी नहीं बचत उस खूंखार भेड़िया से। ये सुनकर अंजलि बहुत डर जाती है। अरे तुम इन भैया की बात मान लो, ये हमें झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तभी तुम्हें बता रहा हूँ। वो भेड़िया किसी को नहीं छोड़ता। उसका मुंह आदमी का है और शरीर भेड़िए का। बहुत ही डरावना है। वो जिस भी आदमी की जान लेता है तो वो आदमी खुद ब खुद शैतानी भेड़िया बन जाता है। अरे सुनील, तुम छोड़ो ये सब बातें, हम आगे जाकर दूसरा ढाबा ढूंढते हैं। वो चारों गाड़ी लेकर आगे जंगल के रास्ते पर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ओफो, अब ये क्या हो गया गाड़ी को? चलो बाहर चल के इंजन में देखें, कोई खराबी तो नहीं है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और इंजन को देखने लगते हैं। अरे यार, ये तो इंजन ही फूंक गया है। ओफो, अरे अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम कोमल और अंजलि के साथ इधर रुको, मैं पानी लेकर आया। इंजन गर्म हो गया है, हम पानी मारेंगे तो शायद गाड़ी थोड़ी आगे तक चल जाए। ठीक है। सुनील पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनील को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो भूतिया भेड़िया होता है। कौन है? कौन है वहाँ? तभी भूतिया भेड़िया सुनील के ऊपर हमला कर देता है। तुझे किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में? अरे अरे, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़। आज तो तेरी मौत है, तुझे कोई नहीं रोक सकता मरने से। अरे अरे, ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तभी भूतिया भेड़िया सुनील की गर्दन पर अपने पैने पैने नाखून से हमला करता है और सुनील को जान से मार देता है। सुनील को मारने के साथ ही भेड़िया सुनील का खून चखता है और सुनील के शरीर के अंदर आ जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मिलेगा सबको मार डालूंगा। काफी देर इंतजार करने के बाद, अरे बहुत देर हो गई, सुनील अभी तक नहीं आया। कहीं ढाबे वाला सच तो नहीं बोल रहा था? कभी उसे भेड़िए ने पकड़ लिया हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करो। तुम दोनों यहीं गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं एक बार सुनील को देख कर आया। ये किधर रह गया है? केशव सुनील को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे सुनील मिल जाता है। अरे तुम कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, मैं तो डर ही गया था। अरे मुझे पानी नहीं मिला। केशव और सुनील गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वो उधर जाकर देखते हैं। तुम इतनी देर से किधर थे? हम दोनों कितना डर गए थे। अरे सुनील को कहीं पानी नहीं मिला,
सुनील, तुम एक बार बैठो, मैं गाड़ी चलाकर देखता हूँ, क्या पता अब गाड़ी चल जाए। केशव गाड़ी में चाबी लगाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ती है। अरे वाह, गाड़ी ठीक हो गई। अब इस जंगल से हमें जल्दी बाहर निकल जाना है। सुनील के अंदर भूतिया भेड़िया मन ही मन में बहुत खुश होता है। इतने सारे लोगों का खून पीने में तो बहुत मजा आएगा। देखते ही देखते वो चारों अपने ठिकाने। अगली सुबह केशव और उसके सारे दोस्त नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठते हैं। अरे सुनील, तुम इतने शांत शांत क्यों बैठे हो? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम जब से इधर आए हो किसी से कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। सुनील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में केशव की माँ पूनम उनके लिए खाना लेकर आती हैं। चलो बच्चों, तुम सब गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। नाश्ते में पराठे, दही, अचार, ब्रेड सब होता है। सुनील ये नाश्ता देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये कैसा नाश्ता है? ऐसा खाना कौन खाता है? क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ अलग खाना था तो बता देते। मैंने तो बल्कि तुम्हारे पसंदीदा पराठे बनाए हैं। छी, ये पराठे भी कोई खाने की चीज है क्या? पूनम ये सुनकर हैरान हो जाती है। सुनील तो हमेशा घर आकर मेरे हाथ के ही पराठे खाता था, फिर आज ये ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर तुम्हें क्या खाना है बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से बना लाऊंगी। मीट, मीट, सिर्फ मीट खाना है मुझे। ये सुनकर वहाँ बैठे सब हैरान हो जाते हैं। अरे सुनील, तुम कब से मीट खाने लग गए? तुम्हें तो मीट कभी पसंद ही नहीं था। तुम तो मीट को देखकर घिन करते थे। मीट के साथ मुझे खून की चाय चाहिए और मैं सिर्फ वही खाऊंगा। तभी अंजलि की नजर सुनील की गर्दन पर पड़ती है। अरे सुनील, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या है? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सुनील, अरे कुछ नहीं, जंगल में जब पानी लेने गया था तो झाड़ियों में गिर गया था। सुनील खुद ब खुद मीट की बात भूलकर चुपचाप पराठे खाने लगता है। देखते ही देखते सुनील पराठे खाता ही जाता है। अरे बेटा, तुम तो बहुत भूखे हो। सुनील 25-30 पराठे खा जाता है। अरे अंजलि, अभी तो सुनील को पराठे खाने ही नहीं थे, अब एकदम से इसे क्या हो गया? ये तो खा ही जा रहा है। सुनील नाश्ता करके अपने कमरे में जाने लगता है। अरे सुनील, हम तो यहाँ घूमने आए हैं, तुम हमें अपना गांव नहीं दिखाओगे? लेकिन सुनील केशव की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सुनील जब से जंगल के रास्ते से वापस आए हैं, ये बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। सही कहा तुमने, सुनील ऐसा तो कभी नहीं था। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सोने चले जाते हैं। आधी रात में सुनील के अंदर का भूतिया भेड़िया अपने नए शिकार के लिए निकलता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे जो भी कोई मिलेगा सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत दिनों से खून नहीं पिया। तभी अंजलि को बहुत जोर की प्यास लगती है और वो पानी लेने रसोई की तरफ जाती है। अंजलि को देख भूतिया भेड़िया बहुत खुश होता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। अंजलि रसोई में पानी पी रही होती है, इतने में ही भूतिया भेड़िया अंजलि की गर्दन पर सीधा वार करता है और उसका खून पीने लगता है। देखते ही देखते अंजलि किचन में अपना दम तोड़ देती है। ये सारा वाकया कोमल चुपके से देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। कोमल चुपचाप कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद करके सुबह होने का इंतजार करती है। अगले दिन पूनम सुबह उठकर अंजलि को रसोई में मरा हुआ देखती है। पूनम जोर जोर से चिल्लाती है, अरे ये क्या हुआ? ये रसोई में कैसे मरी पड़ी है? पूनम की आवाज सुन केशव, सुनील और कोमल रसोई में भाग कर आते हैं। अरे ये कैसे मर गई? इसको किसने मार डाला? कोमल उस समय कुछ नहीं बोलती और सुनील से डर रही होती है। अरे घर में कोई चोर तो नहीं घुसा था? कहीं वो इसे मार गया हो? थोड़ी ही देर बाद कोमल केशव को डर डर के बताती है, भूतिया भेड़िया। क्या हुआ कोमल तुम्हें? मुझे सच सच बताओ। अरे केशव, सुनील भूतिया भेड़िया बन चुका है। भेड़िया की आत्मा का वास है सुनील के अंदर और उसी ने अंजलि को जान से मारा है। मैंने ये सब रात को खुद अपनी आंखों से देखा है। कोमल रोने लग जाती है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, हमें ये भूतिया भेड़िया जान से मार डालेगा। कोमल और केशव सारी बात सुनील की माँ पूनम को बताते हैं। पूनम ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और वो सब गांव के पंडित के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या हुआ बच्चे? मेरे बेटे को जंगल वाले भूतिया भेड़िए ने मार दिया है और अब वो सबको जान से मार रहा है। इसका
एक ही उपाय है मेरे पास। क्या? पंडित मंदिर में शेरावाली माता की मूर्ति का त्रिशूल पूनम को थमा देता है। आज रात जब भी वह भूत या भेड़िया किसी का शिकार करने निकले तो उसके पेट में बिना सोचे ये त्रिशूल मार देना, वो वहीं का वहीं मर जाएगा। ठीक है पंडित जी। पूनम और सब बच्चे घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात होने के साथ ही सुनील के अंदर का भूतिया भेड़िया फिर किसी को मारने की तलाश में निकल पड़ता है। आज फिर किसी का खून पीऊंगा, इतना स्वाद लगता है खून। ये बात सुनील की माँ केशव और कोमल छिपकर सुन लेते हैं। अरे केशव, तुम इसके आगे जाओ, इसे तुम दिखोगे तो ये भूतिया भेड़िया तुम्हारी जान लेने आएगा। मैं तभी इसके पेट के अंदर ये माता रानी का त्रिशूल घुसा दूंगी। हाँ, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। केशव पूनम का कहा मानता है और भूतिया भेड़िए के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो फिर आज तेरी मौत है। आज तेरा खून पीऊंगा। भूतिया भेड़िया केशव की तरफ उसे मारने ही जा रहा हो, इतने में पूनम भूतिया भेड़िया के पीछे त्रिशूल लेकर भागती है और उसके पेट में घुसा देती है। त्रिशूल घुसने के साथ ही भूतिया भेड़िया मर जाता है और सबकी जान बच जाती है।